नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर डिजिटल में। मैं जितेंद्र शर्मा। मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर ईश्वर बोरा, जो कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं और स्पोर्ट्स इंजरी विशेषज्ञ हैं, बीएलके मैक्स हॉस्पिटल राजेंद्र नगर। आज हम बात करने वाले हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस। एक बीमारी है, एक ट्रीटमेंट भी है उसका, और किस तरह से ट्रीटमेंट है, कैसे इसका इलाज होता है। तो मेरे साथ बने हुए डॉक्टर ईश्वर बोरा। एक बार फिर सर बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका दैनिक भास्कर। धन्यवाद जितेंद्र जी। जो एवेस्कुलर नेक्रोसिस है ये पहले भी होता था, लेकिन आप देखो कि पोस्ट कोविड के बाद इसका नाम ज़्यादा सुनने लग गए सारे के सारे लोग, क्योंकि कोविड के अंदर कहीं न कहीं जो कोविड का ट्रीटमेंट था उसमें स्टेरॉयड दिया जाता था। और बाकी जो दूसरा कारण जिन्होंने स्टेरॉयड नहीं लिया, ऐसे भी केसेस आ रहे कि उनको स्टेरॉयड नहीं लिया पर कोविड के बाद हुआ, तो प्रॉबेबली कोविड का जो एंटीजन है उसके अपने साइड इफ़ेक्ट रहे होंगे कि कोविड की वजह से। जैसे आपने देखा होगा कि कोविड वालों को नाक में फंगस हो गई थी, मुंह में फंगस हो गई थी, ब्लैक फंगस थी, उसका ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल था। और काफ़ी लोगों की जो टांगों की नाड़ियाँ थी वो ब्लॉक हो गई थी, तो उनके लिए कितने के लोगों की एम्पुटेशन भी करने पड़े हैं और लंबे ट्रीटमेंट चले हैं उनके। सो यदि आप हिप की बात करते हो तो हिप का जो गोला है जिसको फेमरल हेड बोलते हैं, उसका ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। कॉम्प्रोमाइज़ होने के जो मेजर रीज़न नज़र आए वो ये है कि कोविड होने की वजह से जो ब्लड का जो थिकनेस बढ़ गया, जो ब्लड का पतलापन था, जो आपको फेमरल हेड को ब्लड सप्लाई जा रही थी, वो कहीं के किसी कारण से ऑब्स्ट्रक्ट हो गई। मे बी स्टेरॉयड देने की वजह से बोन वीक हो गई या ब्लड सप्लाई वीक हो गई, या जो आपके जो कोविड का एंटीजन था उसने कहीं की ब्लड क्लॉटिंग बढ़ाया, तो उसकी वजह से जितना ब्लड फ्लो जाना चाहिए था फेमरल हेड के अंदर वो नहीं गया। तो धीरे धीरे उसकी ब्लड सप्लाई जाने से आपका फीमरल हेड का कार्टिलेज कोलैप्स होने लग गया। उसका जो सबकॉन्ड्रल बोन थी, जो कार्टिलेज के नीचे की बोन होती है उसको सबकॉन्ड्रल बोन होते हैं, तो वो कहीं कहीं सपोर्ट नहीं कर पाई, तो आपका गोला कोलैप्स हो गया, गोला इर्रेगुलर हो गया। वो गोला इर्रेगुलर होने से आपका जिस डायमीटर का सॉकेट आई थी उसके अंदर प्रॉपर फिटिंग नहीं होगा, तो आपको पेन करने लगेगा, लेम्प करने लगेगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, आप लचक खा के चलने लगोगे और आपकी धीरे धीरे कहीं की मूवमेंट भी कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाती है, बिकॉज जितनी स्मूथनेस चाहिए जॉइंट में वो नहीं रहती है, तो उसकी वजह से आपकी मूवमेंट भी कम होने लग जाती है। तो हम लोगों को थोड़ा इसमें विजिलेंट रहना चाहिए कि कोविड के बाद यदि आपको एज किसी भी ग्रुप में हो सकता, तो एज का नहीं है। यदि जनरली बच्चों में 18 साल के नीचे तो बहुत कम मैनिफेस्टेशन हुए, पर स्टिल सबको कॉशियस रहना चाहिए। यदि आपको अनएक्सप्लेन हिप पेन है, पहले आपका हिप नॉर्मल था पर आपको भी लगता कि इसमें स्टिफनेस आ रही है या हल्का फुल्का कोई ध्यान वहीं जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि आपको किसी न किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट ज़रूर कर लेना चाहिए, ताकि आपको अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस हो जाए। डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल नहीं है। पहले तो आपका डॉक्टर हिस्ट्री लेता, क्लिनिकल हिस्ट्री लेता है, एग्जामिन करता है आपको, उसके बाद एक्सरे और एमआरआई एडवाइस किए जाते हैं। एक्सरे के अंदर जो शुरुआती दौर है वो नहीं आता है, तो वो थोड़ा सा एक मिस्टेकन हो जाता है कि अब मैंने तो एक्सरे करा लिया था फिर भी मेरे को ये हो गया। तो इसमें आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होके एमआरआई होगी, जल्दी से पकड़ लेते इस बीमारी को, तो एमआरआई डेफिनेटिव इसका चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोल सकते वो है। तो एज सुन एज पॉसिबल रहे कि आप एमआरआई करा लो, जहाँ भी डाउट लगता है उसमें कोई नुकसान नहीं है, आपको थोड़ा फाइनेंशियल लॉस है पर एटलीस्ट आप एक मेजर बीमारी को पकड़ सकते हैं। तो ये तो कोविड की बात हुई। कोविड के अलावा किसी को इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, उसके अंदर आपका गोला यदि फ्रैक्चर हो जाए या एस्ट्राबुलम जो सॉकेट फ्रैक्चर हो जाए या उसके नीचे का कोई हिस्सा फ्रैक्चर हो जाए या कोई मैसिव टिश्यू इंजरी हो जाए, तो एक्सीडेंटल केसेस एक मेजर का कारण भी है। उसके बाद जो एल्कोहलिक और स्मोकर है, क्रोनिक है ना, चेन स्मोकर है या आई मीन अनकंट्रोल जिनका एल्कोहल का इनटेक है, या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इस तरह के केसेस के अंदर भी एवीएन काफ़ी कॉमन है। सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या इसकी कोई स्टेजेस वगैरह भी होती है कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड या थर्ड? हाँ, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल, इसीलिए मैंने पूछा कि जो एक्सरे के अंदर शुरुआती में नहीं पकड़ा जाता, स्टेज अलग अलग क्लासिफिकेशन है इसके, पर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाओगे स्टेज 1 2 3 मान लो। तो स्टेज 1 के अंदर है कि मतलब बहुत ही शुरुआत है कि शुरुआत हुई है, तो वहाँ पे आप 1 और 2 स्टेज है, उसके अंदर आप थोड़ा सा चांस ले सकते हैं कूल्हे को बचाने का। सबसे पहले जैसे ही पता लग जाए अपने आप को ऑफलोड कर दो, आप ब्रेसेस पहन लो, हाथ में एल्बो क्रेचेज ले लो, और कुछ मेडिसिन आती है, ब्लड थिनर भी देते हैं हम लोग, कैल्शियम देते हैं, विटामिन डी देते हैं, एल्ड्रोनेट्स देते हैं, उनके अच्छे रिजल्ट हैं।
हम लोगों ने यंगर पेशेंट्स को दिए हैं तो अभी तक वो अच्छे चल रहे हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो आगे फर्दर कोलैप्स ना करें उनका फेमरल हेड। यदि स्टेज 3-4 में आते तो डेफिनेटली आपको हिप रिप्लेसमेंट की तरफ भी जाना पड़ता है, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव हो जाता है उस स्टेज तक। स्टेज 1-2 के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, इसको कोर डिकम्प्रेशन बोलते हैं, बोन ग्राफ्टिंग बोलते हैं, और दूसरी थेरेपी है मेसेनकाइमल सेल ट्रांसप्लांट है, या इसको स्टेम सेल ट्रीटमेंट बोलते हैं। आपकी बोन मेरो निकाल के सेल्स को लैब में ग्रो करा के इम्प्लांट किया जाता है। तो ये अवेलेबल है ट्रीटमेंट, यदि आप सही टाइम से सही जगह पहुंच जाओ और आपकी बॉडी आपका साथ दे जाए तो डेफिनेटली आप इस चीज़ से बच सकते हो। पर सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग मैसेज है वो यही है कि आपको प्रोएक्टिव होकर आपको डायग्नोसिस एज सुन एज पॉसिबल हो जाए, और उसका जो अवेलेबल बेस्ट ट्रीटमेंट वो लेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। सर आप तो सैकड़ों सर्जरी कर चुके हैं, सफल सर्जरियां कर चुके हैं, तो आपका क्या मानना है, लोग आपसे जानना चाहते हैं कि ये कितनी सफल है, ये सर्जरी कितनी सफल है और इसका एज का क्या इम्पैक्ट है? ज़्यादातर वैसे ये 100% तो कुछ नहीं होता, पर यह अप्रोक्सीमेटली 100% ही सबसे मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी कह सकते हो आज की तारीख में। हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, शोल्डर रिप्लेसमेंट, यदि ये सही तरीके से सही समय पे सही सर्जन के हाथ से किए जाए तो ऑलमोस्ट 100% ही सक्सेसफुल है, अनटिल अनलेस कि कोई अनफॉर्चुनेट या अनइवेंटफुल घटना हो जाए, अदरवाइज 100% सक्सेसफुल है ये। और इम्प्लांट की लाइफ भी बहुत अच्छी है, तो ऐसा नहीं कि कोई उम्र का बहुत है। आप यदि मजबूरी होती है तो हम जैसे सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफिलिक केसेस है, उनमें आप 20-20 साल में भी सर्जरी करते हैं, तो अच्छी लाइफ है इनकी। सर कहाँ तक सही है, माना जाता है कि कोविड काल में ये बहुत सारी ये एवास्कुलर नेक्रोसिस ज़्यादा देखने को मिला, आपका क्या कहना है इसका? डेफिनेटली इसके इंसिडेंसेस बढ़े हैं। अब उसका कोई स्टेटिक्स तो नहीं अवेलेबल हमारे पास कि कितने परसेंटेज बढ़े, पर डेफिनेटली लेकिन उस तरह के मरीज आपके पास आए। अनफॉर्चुनेटली पेशेंट्स आ रहे हैं पेन करके। और एक और मैं इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर पेशेंट कमर दर्द के साथ आते हैं, तो उनका हिप ना कहीं के नेगलेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज आप लिम्ब करते तो लोग बैक पेन के साथ आते, तो काफ़ी केसेस के अंदर बैक पेन का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, पर जैसे ही आप हिप पे हाथ लगा दो पता लगता है कि प्रॉब्लम तो दूसरी जगह है। सो थोड़ा पेशेंट के लिए भी सरप्राइज होता है, पर यस आपका पूरा बैक यदि पेन है उसके साथ में हिप का स्क्रीनिंग करना चाहिए। तो इसलिए जो स्पेशलिस्ट लोग हैं उनके पास जाने से डेफिनेटली आपको एडवांटेज तो रहता है। सर एक सवाल और है, किस तरह से सर्जरी होती है, इसका डायग्राम मैं आपके सामने देख रहा हूँ, तो कृपया एक बार ब्रीफ कीजिए इसके बारे में। जी जितेंद्र जी, ये आप देख रहे हैं तो ये आपका नॉर्मल, ये आपका फेमरल हेड है या गोला बोलते हैं, और ये सॉकेट है, इसको एस्ट्राबुलम बोलते हैं, इसको फेमरल हेड बोलते हैं। ये थाई बोन है, इसका जो टॉप मोस्ट पार्ट है जो आपकी हिप बोन में घूमता है, तो इससे आपका हिप जॉइंट बन जाता है, ये नॉर्मल है। यदि ऐसी चिकनाई है तो आपका जॉइंट नॉर्मल है ये। पर जैसे जैसे आपका एवेस्कुलर नेक्रोस हो जाए या आर्थराइटिस होती है तो ये कार्टिलेज डैमेज होने लग जाता है। तो सबसे पहले आपके गोले का कार्टिलेज डैमेज होता है, फिर धीरे धीरे आपका सॉकेट भी डैमेज होने लग जाता है, तो इसका फ्रिक्शन बढ़ जाता है, पेन होने लग जाता है, क्योंकि आपका जो कार्टिलेज की लेंथ होती है 8 to 10 मिलीमीटर की, वो कम होने लग जाती है, तो आप लिम्प करने लग जाते हो, रेस्टिंग में पेन होने लग जाता है, मूवमेंट आपके पेनफुल होने लग जाते हैं, हैवीनेस लगने लग जाती है। तो ये जैसे और बीमारी बढ़ती है प्रोग्रेसिव हो जाती है, और ये आपका कूला खराब होता है और ये कूला गलने लग जाता है। इस स्टेज पे फिर सिर्फ आपका हिप रिप्लेसमेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो हिप रिप्लेसमेंट कैसे किया जाता है ये आपको मैं बहुत ही ब्रीफली मॉडल पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो कूला आपने देखा था तो उसकी जगह पे आपने ये इम्प्लांट लगा दिया। इम्प्लांट है ये आपका जो फेमरल हेड था उसको आपने रिप्लेस किया इस स्टेम के साथ में। तो स्टेम आपकी थाई बोन के अंदर चली जाती है, इसके ऊपर ये जो नेचुरल नेक था ये वाला नेक लग गया है और ये गोला लग गया। तो आप दोनों कंपेयर करो, ये आपका आर्टिफिशियल है और ये आपका नेचुरल है। तो ये नेचुरल के बरोबर ही एग्जैक्टली सेम हो जाता है, क्योंकि आजकल इसमें नई नई टेक्निक और इम्प्लांट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्प्लांट आ गया है। इसमें जो अनसीमेंटेड इसके अंदर ये स्पेशल कोटिंग होती है जो आपकी बोन के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। पहले इसमें सीमेंटेड भी अभी भी आता है, सीमेंटेड जो ओल्ड एज में जिनकी बोन अच्छा नहीं होता उनमें सीमेंटेड करते हैं, अदरवाइज यंग पेशेंट के अंदर ये अनसीमेंटेड आता है। तो ये पूरा बोन के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, तो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हो जाता है यदि आप अच्छे से रहते हो। तो इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी आ गई। आप मेटल का देख रहे हो, अब सेरामिक आ गया है जो कि ऑलमोस्ट 30 से ज़्यादा लंबे साल चलता है। और ये आपका यहाँ प्लास्टिक लग जाता है तो सेरामिक वन पॉली बोलते हैं, दिस बेस्ट आर्टिकुलेशन है, तो ये लंबा चलता है। तो ये तो इसके इम्प्लांट ऐसे कैसे हम सॉकेट को हम रिपेयर करते हैं, जैसे आपने गोले को किया था तो इस सॉकेट को
जैसे आपका सॉकेट ख़राब हो गया उसकी जगह आपने आर्टिफिशियल सॉकेट लगा दिया, तो ये आर्टिफिशियल सॉकेट और ये आर्टिफिशियल बॉल आपस में आर्टिकुलेट करते हुए ऐसे ही घूमते हैं जैसे आपका नेचुरल घूमता है। ऑलमोस्ट फुल रेंज ऑफ मोशन आ जाती है और धीरे धीरे आप एक्सरसाइज करते हो तो वापस मसल में स्ट्रेंथ लाते हो तो और अच्छा हो जाता है। हिप करने में भी सेम जैसे नी के अंदर टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक है, सब कुछ है। आज की तारीख में नया लेटेस्ट क्या है जितेंद्र जी, आप यही पूछोगे मुझे पता है तो मैं पहले ही बता देता हूँ। तो इसके अंदर भी रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट आ गया जो कि एक्यूरेट करता है। एक्यूरेट क्या करता है कि आपके गोले का कितना इंक्लिनेशन है, भगवान ने आपको जनरली 45 डिग्री का इंक्लिनेशन एवरेज एक पॉपुलेशन में है और 30 डिग्री का आगे देखता है, ये इसका एंटीवर्जन बोलते हैं। तो उसको कैसे रेसिप्रोकेट किया जाए, कैसे एग्जैक्टली किस बंदे का कितना है, तो वो पहले रोबोटिक टेम्पलेटिंग होती है, उसको आप सीटी करके 3D सीटी करके देख लेते हो कि एक अमुक आदमी का कितना एंगल है, कितना इंक्लिनेशन है, कितना एंटी वर्जन है। तो ये आपका रोबोट सारा काम कर देता था। ऑलमोस्ट आप नियर नॉर्मल इसको प्लेस कर सकते हो। वैसे भी अच्छे सर्जन के हाथ में वो लोग मैनुअली भी ऐसा करते हैं कि नहीं है, उसमें भी इतने ही अच्छे रिजल्ट है, पर रोबोट आने से और आपको सटीकता करेक्शन जीरो एरर जिसको बोलते हैं वो हो जाता है। सेम ऐसा कि ऐसा आपका किनाल में प्लेसमेंट कैसे होगा, साइज़ कितना होना चाहिए, थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ये सारा का सारा रोबोट बता देता है हमें। और कैसे प्लेसमेंट करता है, किस एंगल से करना है, इसको कितने डिग्री इधर घुमाना इधर घुमाना, सब वो आपका एविडेंस बेस्ड हो जाता है। वैसे तो हम लोग करते ही है सारे, पर रोबोट आने से एविडेंस बेस्ड हो जाता है। और दूसरा आता है अप्रोच की हिप को कहाँ से खोला जाए जहाँ से कम मसल डैमेज, जिसको कहते हैं कि नो मसल कट। नो मसल कट के अंदर डायरेक्ट एंट्री अप्रोच बोलते हैं उसको, कि आप पहले जनरली आप पेशेंट को टेढ़ा लिटा के पीछे से या साइड से करते थे, आजकल हम पेशेंट सीधा लिटा के साइड से चले जाते हैं, डायरेक्ट एंट्री से चले जाते हैं, वहाँ से कोई मसल कट नहीं होती है। और आप पेशेंट को चाहो तो अगले दिन या सेम डे भी छुट्टी कर सकते हैं, तो ब्लड लेस और नो मसल कट सर्जरी हो जाती है। तो रोबोटिक डायरेक्ट एंट्री अप्रोच सबसे बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट है आजकल हिप रिप्लेसमेंट के लिए। जी, सर ने अभी मुझे स्टेप बाय स्टेप दिखाई। सबसे पहली स्टेज ये सही था हमारा हिप, उसके बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने के बाद फाइनली यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर दिया गया और आपका जो हिप है वो पहले की तरह ही सुचारू काम करने लगा। लगातार इनसे जानकारियाँ लेते रहेंगे और अन्य विषयों पर मेरे साथ बने रहिएगा। मैं जितेंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर के लिए।